हेलो, हाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा ऑल ऑफ स्टूडेंट। मैं विश्वेंद्र पोद्दार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लोहागढ़ बजरंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारी जो निःशुल्क इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत जो क्लासेस शुरू किए हैं हमने, जो आपके लिए यूपीएससी, आरपीएससी, ऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो उस सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाली क्लास हैं। साथ ही साथ बीए फर्स्ट ईयर राजस्थान में बीए फर्स्ट ईयर के लिए प्राचीन भारतीय इतिहास की जो क्लास है वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए, मगध राज्य का उत्कर्ष, प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, उसको आज आपके लिए कराने जा रहे हैं। यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मगध साम्राज्य यानी उसका विकास कैसे हुआ था, उसके बारे में बताया जाएगा। तो मगध का सबसे प्राचीन जो वंश है उसके संस्थापक भद्रथ माने जाते हैं। इसको मयूर वंश कहा जा सकता है या मौर्य वंश, वो ध्यान में रखना, मयूर या मौर्य। मयूर वंश होने के कारण इसको मौर्य भी कहा जाता है। और एक आप कहते हैं जो मौर्य वंश है उसके जो संस्थापक थे वो चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है, वो अलग है। लेकिन यहाँ पर जो बात हुई है मगध की तो भद्रथ को माना जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए, इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? भद्रथ थे। इसकी राजधानी गिरिव्रत राजगृह, यानी इन्होंने अपनी जो राजधानी बनाई थी वो क्या, उसका नाम क्या था? गिरिव्रत था, जिसको वर्तमान में नाम परिवर्तित करके राजगृह कर दिया गया था। उसका क्या कर दिया गया था बाद में? राजगृह के नाम से जाने लगा था, लेकिन इनके समय पर उसका नाम था गिरिव्रत। जरासंध भद्रथ का पुत्र था। हर्यक वंश के संस्थापक की बात करें तो बिम्बसार को हर्यक वंश का संस्थापक माना जाता है। किसको माना जाता है? बिम्बसार को माना जाता है। ध्यान में रखना है आपको। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिम्बसार थे। इनका शासन 544 ईसा पूर्व, यानी कब ये शासक बने थे? 544 ईसा पूर्व बौद्ध ग्रंथों के अनुसार। बैठा हुआ बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तो बिम्बसार को देख सकते हैं आप यहाँ पर। तो बिम्बसार किस धर्म के अनुयायी थे ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि बौद्ध धर्म के अनुयायी। बिम्बसार किस धर्म के अनुयायी थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। बिम्बसार ने ब्रह्मदत्त को हरा करके अंग राज्य को मगध में मिला लिया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर ध्यान में रखने योग्य बात है। अंग राज्य को मगध साम्राज्य में किसने मिलाया था? तो बिम्बसार के द्वारा मिलाया गया था। ये भी यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिम्बसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। तो राजगृह का निर्माण किसने किया था? बिम्बसार ने किया था। और बिम्बसार की राजधानी कौन सी थी? राजगृह। तो राजधानी कौन सी बनाई थी बिम्बसार ने? राजगृह को अपनी राजधानी बनाया था। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी आपके लिए। बिम्बसार ने राजगृह को राजधानी बनाया था। इससे पहले इसका नाम क्या था? गिरिव्रत था। बिम्बसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया था। कितने वर्ष शासन किया था उसने मगध पर? 52 वर्ष। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिम्बसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर। तो राजवैद्य जीवक किसके दरबार में था? बिम्बसार के दरबार में था। ये भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जीवक किसका राजवैद्य था? तो बिम्बसार के दरबार में राजवैद्य था। उसने उसे अवंती के राजा प्रद्योत जब पांडु रोग से ग्रसित थे उस समय भी बिम्बसार ने जीवक को उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था। तो यह भी ध्यान में रखना कि अवंती के राजा प्रद्योत को पांडु रोग से ग्रसित होने पर जीवक को किसने उसकी सेवा में भेजा था? बिम्बसार ने। बिम्बसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। इसने कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकौशला, ये भी आपको ध्यान में रखना है, इनकी पत्नी थी। महाकौशला किसकी पत्नी थी? बिम्बसार की। साथ ही साथ वैशाली के चेटक की पुत्री चेलन्ना, क्या नाम था उसका? चेलन्ना, जिसको हेलन्ना के नाम से भी जाना जाता है। और मध्य देश जिसे आधुनिक पंजाब कहते हैं की राजकुमारी क्षेमा, इसका क्या नाम था? राजकुमारी क्षेमा से भी उन्होंने शादी की थी। तो ये इनकी पत्नियां थीं। बिम्बसार की पत्नियों के नाम क्या थे? महाकौशला, चेलन्ना और क्षेमा। और कहाँ से संबंधित थी? वो कौशल नरेश से संबंधित थी महाकौशला, और चेटक की चेलन्ना
चेटक की पुत्री थी जो कि वैशाली से संबंधित थी, और क्षेमा मध्य प्रदेश जो कि आधुनिक पंजाब से संबंधित थी। बिम्बसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी, और अजातशत्रु 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था। तो अजातशत्रु कब शासक बना था? 493 ईसा पूर्व। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ पर भी। और ये एक बात इम्पोर्टेंट यहाँ पर आपको ध्यान में देनी है कि बिम्बसार की हत्या किसने की थी? उसके पुत्र ने की थी। किसने की थी? उसके पुत्र अजातशत्रु ने की थी। इसीलिए अजातशत्रु को पितृहंता शासक भी कहा जाता है। ध्यान में रखना है, अजातशत्रु को क्या कहा जाता है? पितृहंता शासक। अजातशत्रु का उपनाम कुणिक था। अजातशत्रु का उपनाम क्या था? कुणिक था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अजातशत्रु का उपनाम क्या था? कुणिक। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया था। इसने कितने वर्ष शासन किया था? 32 वर्ष। और बिम्बसार की बात करें तो उसने लगभग कितने वर्ष शासन किया था? 52 वर्ष। दोनों को ध्यान में रखना है, 32 और 52 है, 2-2 ही आ रहा है, बस 20 वर्षों का अंतर है शासन में। अंत में 2 है, 32 और 52। अजातशत्रु की बात करें, पुत्र कम रहा था तो पुत्र को कम से याद रखना है, और बिम्बसार अधिक था तो उसकी अधिक से रखना है, 52। 32 और 52 से आप याद कर सकते हैं। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु के धर्म का अनुयायी था प्रारंभ में जैन धर्म। ये भी आप ध्यान में रखना है आपको। जैन धर्म का अनुयायी। अजातशत्रु के सुयोग्य मंत्री का नाम वर्षकार यानी कि जो सुयोग्य मंत्री थे उसका नाम क्या था? वर्षकार था। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की थी। किसकी सहायता से? वर्षकार की सहायता से। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदा या उदयन ने की थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है, उदा कहा जाता है इसको या उदयन कहा जाता है। तो अजातशत्रु की हत्या किसने की थी? ध्यान में रखना है, बिम्बसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने की, और अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने की। तो यानी आर्य जो वंश है वो सिर्फ पितृहत्या शासकों के लिए ही जाना जाता है। तो उदा ने किसकी हत्या की थी? अजातशत्रु की। 461 पूर्व में कर दी, और वह मगध की गद्दी पर बैठा। तो उदयन कब शासक बना था? 461 ईसा पूर्व में। उदयन ने पाटली ग्राम की स्थापना की। पाटली के नाम जिसको कहा जाता है पाटलिपुत्र भी कहा जाता है। बाद में क्या कहा गया था इसको? पाटलिपुत्र भी कहा गया था। पाटली ग्राम की स्थापना की। उदयन भी जैन धर्म का अनुयायी था। यानी ये भी किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का अनुयायी शासक था उदा भी। और इसके पिता अजातशत्रु भी जैन धर्म के अनुयायी रहे थे। लेकिन बिम्बसार किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का। ध्यान में रखना है। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। यह हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? उदा का पुत्र नागदश। तो हर्यक वंश किस पर समाप्त होता है? नागदश पर समाप्त होता है। नागदशक को उसके अमात्य यानी उसके मंत्री थे शिशुनाग। इसका नाम क्या था? शिशुनाग था। उसने 412 ईसा पूर्व में अपदस्थ कर मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी थी। शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? शिशुनाग थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है, शिशुनाग यहाँ पर है। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली कहाँ पर स्थानांतरित कर दी थी? वैशाली में स्थानांतरित कर दी थी। ये आपको ध्यान में रखना है, ये भी मोस्ट है आपके लिए। जैसे ही हर्यक वंश समाप्त हुआ, हर्यक वंश समाप्त होने के बाद
जो राजधानी थी वो शिशुनाग ने उसको परिवर्तन कर दिया था, राजधानी को बदल करके कहाँ पहुँचा दिया था, वैशाली में पहुँचा दिया था। तो वैशाली को अपने राज्य की राजधानी किसने बनाया था, शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश की राजधानी कौन सी थी, वैशाली थी। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक पुणे राजधानी पाटलिपुत्र ले गया। यानी बाद में जैसे शिशुनाग ने अपनी राजधानी को वैशाली बनाया, उसके बाद जैसे कालाशोक, जिसको काकवर्ण भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, काकवर्ण भी कहा जाता है, काकवर्ण ने उसको राजधानी को पुनः पाटलिपुत्र पहुंचा दिया। वापस वो पाटलिपुत्र में अपनी राजधानी को ले गया था। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग का पुत्र कालाशोक, जिसे काकवर्ण कहा जाता है, जिसने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी और वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन करवाया था। और राजधानी में घूमते समय नंद वंश के महापद्म नंद द्वारा चाकू मार करके हत्या कर दी गई, जिसके साथ ही शिशुनाग वंश का अंत हो गया था। इसके साथ ही शिशुनाग वंश की समाप्ति हो गई, शिशुनाग वंश समाप्त हो गया। तो ध्यान में रखना है, शिशुनाग वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो उसके नंद वंश के महापद्म नंद को चाकू मार कर क्या था, हरा दिया था। तो ध्यान रखना, नंद वंश के जो अंतिम शासक महापद्म नंद थे, उस महापद्म नंद ने नंद वंश के महापद्म नंद द्वारा चाकू मार करके इनकी हत्या कर दी गई थी और शिशुनाग वंश का अंत हो गया था। तो ध्यान रखना है, शिशुनाग वंश के अंतिम शासक कौन थे, कालाशोक थे। कौन थे, कालाशोक अंतिम शासक माने जाते हैं शिशुनाग वंश के। और कालाशोक की हत्या किसने की थी, महापद्म नंद ने। और महापद्म नंद ने उनकी हत्या करके नंद वंश की स्थापना की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कालाशोक ने राजधानी पुनः पाटलिपुत्र में पहुंचाई थी और शिशुनाग ने कहाँ स्थापित की थी, वैशाली में। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन कौन माना जाता है, नंदीवर्धन को शिशुनाग वंश का अंतिम राजा माना जा सकता है। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद को माना जाता है। किसको माना जाता है, महापद्म नंद को। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रथम चक्रवर्ती सम्राट महापद्म नंद की फोटो दी गई है यहाँ पर। नंद वंश का अंतिम शासक बात करें तो घनानंद, ये यहाँ पर घनानंद है। नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे, घनानंद थे। यह सिकंदर का समकालीन था। घनानंद किसके समकालीन था, सिकंदर के समकालीन था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना कर दी थी। मौर्य वंश के संस्थापक कौन माने जाते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। और इससे बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य वंश ने बहुत लंबे समय तक मगध पर शासन किया था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।